हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर ला पाएँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान के यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है प्रकाश तरंग है। यहाँ पे बताना है कि प्रकाश कैसा तरंग है। ए ऑप्शन है ध्वनि तरंग है, बी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय तरंग है, सी ऑप्शन है पाराबैंगनी तरंग है, डी ऑप्शन है यहाँ पे पाराश्रव्य तरंग है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश तरंग है तो प्रकाश कैसा तरंग है। तो प्रकाश यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि प्रकाश कैसे गमन करता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होता है, निर्वात में होता है। कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 2 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर प्रश्न है कि परावर्तन के नियम कौन सा है। इसमें आपको पहचानना है कि कौन परावर्तन का नियम होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी ऑप्शन है यहाँ पे आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी ऑप्शन है यहाँ पे आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी ऑप्शन है यहाँ पे आपतन कोण बराबर क्रांति कोण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परावर्तन का नियम कौन सा है। तो परावर्तन का नियम यहाँ पे कौन सा है, तो आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि आपतन कोण और यहाँ पे परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये भी प्रश्न आता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है। ए ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी से भरी हुई बाल्टी का जो गहराई होता है वो कम मालूम पड़ता है। तो ये किसके कारण से होता है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में यहाँ पे रखा हुआ छड़ ऐसे टूटा हुआ प्रतीत होता है या मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये भी किसके कारण होता है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण से ही होता है। तो यहाँ पे दोनों प्रश्न आप काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग होता है। जब किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाएगा तो उसमें उपचार के लिए उसे किस लेंस का प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन है अवतल लेंस का, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस का, सी ऑप्शन है बाइफोकल लेंस का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो जाता है तो उसके उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो बाइफोकल लेंस का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जब किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाला रंग है। यहाँ पे बताना है कि जो रंगीन टेलीविजन होता है उसमें कौन कौन से रंग प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे लाल, नीला, हरा, बी ऑप्शन है यहाँ पे काला, सफेद, लाल, सी ऑप्शन है यहाँ पे नीला, काला, पीला, डी ऑप्शन है यहाँ पे हरा, लाल, काला। तो यहाँ पे बताना है कि रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाला रंग कौन सा है। तो ये रंग है RBG। आपको यहाँ पे याद रखना है, आर का मतलब होता है रेड, बी का मतलब होता है ब्लू और
और जी का मतलब होता है ग्रीन, यानी लाल, नीला और क्या होगा यहाँ पे हरा रंग का प्रयोग होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है यहाँ पे पीला। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काला किस लिए दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता है और जब वायुमंडल नहीं होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, तो कोई भी रंग यहाँ पे नहीं फैलता है, तो वहां पे आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है और ये काफी महत्वपूर्ण है कि निकट दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकेंगे। यहाँ पे देखिए जो जिस व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो गया है वो कौन से वस्तु को यहाँ पे साफ साफ देख पाएंगे। ए ऑप्शन है दूर की वस्तु को, बी ऑप्शन है निकट की वस्तु को, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए नाम बस यहाँ पे उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष। तो आपको लग रहा होगा कि निकट का दृष्टि दोष हो गया, इसे निकट का दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है, ये उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, निकट दृष्टि दोष, तो इसे कौन सा वस्तु दिखाई देगा, तो इसे निकट का ही दिखाई देगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया होगा तो वो साफ साफ किस वस्तु को देखेगा, तो दूर की ही वस्तु को देखेगा। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। जो समुद्र का जल होता है वो नीला क्यों दिखाई देता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के विवर्तन के कारण, डी ऑप्शन यहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो समुद्र का जल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही नीला दिखाई देता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन चालक पदार्थ है। तो चालक पदार्थ किसे कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग चालक पदार्थ बोलते हैं। ए ऑप्शन है चीनी मिट्टी, बी ऑप्शन है अभ्रक, सी ऑप्शन है कांच, डी ऑप्शन है यहाँ पे चांदी। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन चालक पदार्थ है। तो जो यहाँ पे चांदी है ये क्या है, चालक पदार्थ है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो चांदी होता है वो विद्युत का सर्वोत्तम चालक यानी सबसे अच्छा चालक होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर में किस तार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बताना है कि जो विद्युत हीटर होता है उसमें किस तार का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है नाइक्रोम के तार, बी ऑप्शन है यहाँ पे टंगस्टन के तार, सी ऑप्शन है यहाँ पे चांदी के तार, डी ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन के तार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत हीटर होता है उसमें किस तार का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो किस तार का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का तार यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि परिपथ में फ्यूज किस लिए लगाया जाता है। यहाँ पे बताना है कि जो परिपथ में हम फ्यूज लगाते हैं तो ये हम किस लिए लगाते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत परिपथ को तोड़ने में, बी ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत धारा के बहाव को नियंत्रित करने में, सी ऑप्शन है विद्युत यंत्र को बचाने के लिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज हम परिपथ में लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं, क्योंकि विद्युत यंत्र को हम बचा सके, जो भी उसमें डिवाइस लगे हैं उनको हम बचा सके, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे ये कार्य करता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो फ्यूज होता है वो एक मिश्र धातु का बना होता है जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न ये आप देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है ओम के, बी ऑप्शन है वोल्ट के, सी ऑप्शन है एम्पियर के, डी ऑप्शन है यहाँ पे किलोवाट के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है, तो ये वोल्ट के बराबर होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओम होता है ये किसका एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और एम्पियर यानी जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। ए ऑप्शन है प्रकाश की, बी ऑप्शन है प्रोटीन की, सी ऑप्शन है ग्लूकोज की, डी ऑप्शन है यहाँ पे वसा की। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यहाँ पे ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये किसमें होते हैं, तो ये हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। और कौन सा गैस यहाँ पे उत्सर्जन करते हैं, यानी कौन सा गैस यहाँ पे बाहर निकालते हैं, तो ऑक्सीजन गैस ये बाहर निकालते हैं। साथ में ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। जो रक्षी कोशिका होती है वो कहाँ पाई जाती है। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है मूल रोम में, सी ऑप्शन है पत्ती में, डी ऑप्शन है यहाँ पे फलों में। तो आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो रक्षी कोशिकाएं यहाँ पे पत्तियों में पाई जाती हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरा दिखाई देती हैं, तो ये भी प्रश्न आता है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से दिखाई देती हैं, तो पेड़ पौधों की पत्तियां जो हरा दिखाई देती हैं वो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है। यहाँ पे बताना है कि जो जाइलम क्या करता है, तो जल का परिवहन करता है। और ये जल का परिवहन किस दिशा में करता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है पत्ते से जड़ की ओर, बी ऑप्शन है यहाँ पे जड़ से तना की ओर, सी ऑप्शन है दोनों ओर, यहाँ पे डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो जाइलम होता है वो क्या करता है, जड़ से यहाँ पे जल लेता है और तना तक ये पहुंचाता है, यानी ये नीचे से ऊपर की तरफ कार्य करता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जड़ से तना की ओर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। तो वो जो पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनता है वो पूरे पेड़ पौधों में पहुंचाता है, यानी ऊपर से जो फ्लोएम होता है ऊपर से नीचे की भी तरफ कार्य करता है और नीचे से ऊपर की तरफ भी कार्य करता है। तो फ्लोएम दोनों तरफ कार्य करता है, लेकिन जो जाइलम होता है ये केवल एक दिशा में कार्य करता है, नीचे से ऊपर की तरफ में कार्य करता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है। यहाँ पे बताना है कि जो मनुष्य होता है उसका 1 मिनट में कितने बार हृदय धड़कता है। ए ऑप्शन है 50 से 60 बार, बी ऑप्शन है यहाँ पे 72 से 75 बार, सी ऑप्शन है 100 से 110 बार, डी ऑप्शन है यहाँ पे 120 से 130 बार। तो मनुष्य में 1 मिनट में कितने बार हृदय धड़कता है, तो 72 से लेके 75 बार तक धड़कता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि डायबिटीज किस कारण से होता है। यहाँ पे बताना है कि डायबिटीज जिसे हम लोग शुगर भी बोलते हैं ये किस कारण से होता है। ए ऑप्शन है इंसुलिन की कमी के कारण, बी ऑप्शन है प्रोटीन की कमी के कारण, सी ऑप्शन है वसा की कमी के कारण, डी ऑप्शन है यहाँ पे लवण की कमी के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायबिटीज यानी शुगर किस कारण से होता है। तो जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो यहाँ पे शुगर यानी डायबिटीज होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो उसे नोटबुक पे लिख के आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है। यहाँ पे बताना है एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर खून होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 5 से 6 लीटर, बी ऑप्शन है 6 से 7 लीटर, सी ऑप्शन है यहाँ पे 8 से 10 लीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4 से 5 लीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य में के शरीर में कितने लीटर खून होता है, तो 5 से 6 लीटर खून होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और
और जो महिलाएं होती है उसमें आधा लीटर खून की कमी होता है, यानी पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, आधा लीटर खून कम पाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मनुष्य का लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे ट्रिप्सिन, बी ऑप्शन है लाइपेज, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है। ए ऑप्शन है जनन, बी ऑप्शन है नियंत्रण, सी ऑप्शन है उत्सर्जन, डी ऑप्शन है यहाँ पे श्वसन। तो यहाँ पे देखिए जीवों के शरीर में ऊर्जा उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है, तो श्वसन की क्रिया के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, जीवों के शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो श्वसन की क्रिया होता है ये जंतु भी करते हैं और पेड़ पौधे भी करते हैं। तो सभी लोग अगर श्वसन करते हैं तो कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, और कौन सा गैस छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी यहाँ पे श्वसन करते हैं, और पेड़ पौधे भी श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न था कि जीवों के शरीर में ऊर्जा उत्पादन किस क्रिया के द्वारा होता है, तो ये श्वसन की क्रिया द्वारा होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ स्त्री का मासिक चक्र कितने दिन का होता है। ए ऑप्शन है 20 दिन का, बी ऑप्शन है 28 दिन का, सी ऑप्शन है 25 दिन का, डी ऑप्शन है यहाँ पे 30 दिन का। तो एक स्वस्थ स्त्री का मासिक चक्र कितने दिन का होता है, तो ये 28 दिन का होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है अंडाशय में, सी ऑप्शन है फैलोपियन नलिका में, डी ऑप्शन यहाँ पे मूत्र मार्ग में। तो आपको यहाँ पे बताना है कि मानव मादा में भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है, तो ये होता है गर्भाशय में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निषेचन की क्रिया कहाँ पे होता है, तो फैलोपियन नलिकाओं में होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और स्त्रियों में कितने अंडाशय पाए जाते हैं, तो स्त्रियों में 2 अंडाशय पाए जाते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि उपचयन की क्रिया में होता है। उपचयन की क्रिया में क्या होता है, ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का योग होता है, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन का वियोजन होता है, यानी हाइड्रोजन क्या होता है, अलग होता है, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे देखिए उपचयन की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, जुड़ता है, और हाइड्रोजन का वियोजन होता है, यानी वियोग होता है, यानी हाइड्रोजन क्या होता है, यहाँ पे अलग होता है, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है, यानी ये तीनों बात सही है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शरीर में भोजन पचता है वो कौन सी अभिक्रिया के कारण पचता है, तो उपचयन अभिक्रिया के कारण ही पचता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे बताना है कि जो शरीर में जठर रस होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 2.7, बी ऑप्शन है 1.2, सी ऑप्शन है 1 यहाँ पे 14, डी ऑप्शन है यहाँ पे 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो जठर रस का पीएच मान यहाँ पे 1.2 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस भी विलयन का पीएच मान यहाँ पे 1.2 होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे अम्लीय होगा, क्योंकि 0 से लेकर 7 के बीच में किसी भी यहाँ पे विलयन का पीएच मान आता है तो वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। और 7 से लेकर 14 के बीच में किसी भी विलयन का यहाँ पे पीएच मान आता है तो वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। और 7 किसी विलयन का पीएच मान आता है तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5.6 से अधिक, बी ऑप्शन है 5.6 से कम, सी ऑप्शन है 12 से अधिक, डी ऑप्शन है 14 से कम। तो यहाँ पे देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान यहाँ पे कितना होता है,
5.6 से कम होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 26 नंबर प्रश्न है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि ये ए ऑप्शन है कुचालक होते हैं, बी ऑप्शन है यहाँ पे अर्धचालक होते हैं, सी ऑप्शन है सुचालक होते हैं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जो खाना बनाते हैं वो धातु के बर्तन में ही बनाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, तो ये सुचालक होते हैं। यहाँ पे उष्मा का भी ये लोग सुचालक होते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि पीतल उदाहरण है। पीतल किसका उदाहरण है, ए ऑप्शन है पीतल धातु है, बी ऑप्शन है कि अधातु है, सी ऑप्शन है कि मिश्र धातु है, कि डी ऑप्शन है यहाँ पे उपधातु है। तो जो पीतल है वो क्या है, तो पीतल यहाँ पे क्या है, मिश्र धातु है, और ये किसका किसका होता है, तो तांबा और जिंक का होता है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि OH क्रियाशील मूलक कौन सा है। ए ऑप्शन है कीटोन, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी ऑप्शन है एल्कोहल, डी ऑप्शन है यहाँ पे बेंजीन। तो जहां देखिए आपको OH, तो ये मानिए क्या है, तो ये एल्कोहल है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी ऑप्शन है क्षारीय धातु, सी ऑप्शन है अक्रिय गैस, डी ऑप्शन है यहाँ पे मिश्र धातु। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्षारीय धातु बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। तो ओजोन परत का यहाँ पे क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला यहाँ पे होता है O3। तो ऑक्सीजन के कितने यहाँ पे परमाणु है, 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये क्या करता है कि जो सूर्य से आने वाली पाराबैंगनी किरण होता है इसको छानने का कार्य करता है, इसे पृथ्वी तक आने नहीं देता है। और जो ओजोन परत है इसका अब धीरे धीरे क्षय हो रहा है। तो ये क्षय किस गैस के कारण से हो रहा है, तो CFC गैस के कारण हो रहा है। और ये CFC गैस क्या होता है, ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग कहां से ये गैस निकलता है, तो ये रेफ्रिजरेटर से निकलता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसे आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे देखे होंगे। और इसमें से आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है, अगर आप लेट जुड़े हैं तो आप लोग फिर से इसे देख लीजिएगा। अगर इसमें से जो भी प्रश्न याद नहीं है उसे आप लोग क्या करिएगा कि एक नोटबुक बनाइएगा, उसमें आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा जितना भी आपको प्रश्न नहीं है। अगर आप लोग ऐसे तैयारी कीजिएगा तो आपका बहुत ही अच्छा तैयारी हो पाएगा और आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर ला पाइएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए मनुष्यों के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है त्वचा, सी ऑप्शन है हृदय, डी ऑप्शन है दिमाग। तो जो भी यहाँ पे आंसर सही होगा वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पे क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, यहाँ पे टेस्ट कब होता है, तो सुबह 5 बजे होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कब होता है, तो ये सभी रोज क्लास चलते हैं, 4 क्लास चलते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे 1 बजे दिन में होता है। मॉडल पेपर कब होता है, तो शाम यहाँ पे 6 बजे होता है। और ये जो अभी आप लोग क्रैश कोर्स का क्लास देख रहे हैं ये कब होता है, तो रात 8 बजे होता है। तो इसे आप लोग नोट करके लिख लीजिए इसे, और जब जब क्लास का टाइमिंग है तब तक आप लोग आइए और यहाँ पे क्लास कीजिए। आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपका तैयारी हम करवाएंगे। और परीक्षा में भी बहुत ही कम समय बच गया है, पर्व त्योहार भी है, लेकिन पर्व त्योहार भी सेलिब्रेट करना है और पढ़ाई पे भी कोई यहाँ पे कसर नहीं छोड़ना है, पढ़ाई भी करना है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छा लगा होगा और इसमें से जो भी ऑप्शन होगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं सुबह वाली 5 बजे वाली क्लास में, टेस्ट में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय, और रिवीजन करते रहिए।